नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में कहानियां बहुत होती हैं। राजनीति में जो आते हैं वो समाज से ही आते हैं वो लोग। तो समाज में जिस तरह से कहानियां होती हैं उसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भी होती हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कहानियां होती हैं ये तो सही है, लेकिन नेताओं की भी कहानियां होती हैं, उनके परिवार की भी कहानियां होती हैं, पार्टियों की भी कहानियां होती हैं। कुछ नेता, कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो आती जिस इरादे से है, जब उनको लगता है कि पूरा नहीं हो रहा है तो वो मैदान छोड़कर भाग जाती है। नेता भी इसमें शामिल हैं, पार्टियां भी शामिल हैं। तो कुछ की कहानी जो है वो पूरी नहीं हो पाती है और कुछ की कहानी शुरू ही नहीं हो पाती है। तो ऐसे दो नेताओं की बात करूंगा आज। क्योंकि बिहार का चुनाव चल रहा है, जिसकी कहानी पूरी होने की कोई उम्मीद नहीं दिखी और मैदान छोड़कर भाग गया, उसका नाम है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर का खेल देखिए, तब आपको समझ में आएगा। प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में अगर आरजेडी और महागठबंधन की बात करें या नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में है। और उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी पार्टी प्रदेश की भी मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। उनकी पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ी है, पहली बार चुनाव मैदान उतर रही है। लेकिन उनके पास एक खूबी है, एक उनमें गुण है, और वो है पॉलिटिकल मैनेजमेंट का। और पॉलिटिकल मैनेजमेंट से भी ज़्यादा नैरेटिव मैनेजमेंट का। वो दरअसल जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट कोई जो है एजेंसी नहीं करती है, पार्टियां करती हैं, पार्टी के नेता करते हैं। ये जो सलाहकार होते हैं, ये जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, ये दरअसल नैरेटिव का मैनेजमेंट करते हैं कि आपके पक्ष में ये मुद्दा चलेगा या नहीं चलेगा, जानने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच में जाकर वो चलाते हैं। तो प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई तो सबसे पहले अपना नैरेटिव बनाना था कि हम सबसे अलग हैं, हम भ्रष्टाचार के रास्ते पर नहीं जाएंगे, हम गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करेंगे, अराजकता जंगल राज का समर्थन नहीं करेंगे। और ये सब कहते हुए वो अपने को सबसे अलग बताने की कोशिश करते रहे और चुनाव आते आते वो उन्हीं में शामिल हो गए। टिकट का बंटवारा जाति के आधार पर किया, भूल गए कि उनके उम्मीदवार की पृष्ठभूमि क्या है, आपराधिक पृष्ठभूमि है कि नहीं, उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है कि नहीं, और खुद ही फंस गए। ये कहा जाता है चुनावों के बारे में, चाहे आप ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे विश्वविद्यालय का चुनाव हो और चाहे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो, कि अगर आप जो बातें अपने बारे में नहीं जानते हैं वो भी जानना चाहते हैं तो चुनाव लड़ जाइए। तो प्रशांत किशोर जानते तो रहे होंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अब किसी को मालूम नहीं था कि प्रशांत किशोर कितना पढ़े लिखे हैं। अभी तक कोई प्रमाण नहीं आया है कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस तरह से वो सवाल से भाग रहे हैं। उन्होंने इतना तो कहा कि पटना से उन्होंने इंटर पास किया, उसके बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली में क्या किया? माहौल ये बनाया गया कि वो विदेश से पढ़कर आए। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके आए, लेकिन ऐसी इंजीनियरिंग की है उन्होंने कि अपने किसी इलेक्शन एफिडेविट में वो उस डिग्री का जिक्र नहीं करते। भाई अगर आपने डिग्री ली है तो ये तो आपके लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है, तो उसको बताना चाहिए। लेकिन डिग्री हो तब तो बताएं। इससे ये शंका पैदा होती, मुझे मालूम नहीं कि उनके पास डिग्री है कि नहीं। वही हाल हुआ प्रशांत किशोर का। अब जब पूछ लिया गया कि आपकी शिक्षा कितनी है, सबके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे तो भागने लगे। फिर उसके बाद पैसे का मामला आया कि भाई आपने इतने 1000 करोड़ की आमदनी दिखाई है और टैक्स दिया है इतना, तो ये टैक्स का कौन सा सिस्टम है आपके लिए? भारत सरकार ने कोई अलग से जो है नीति बनाई है, सिद्धांत बनाया है, नियम बनाया है क्या? तो उससे भी भाग गए। तो उनको मालूम था कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको जो चुनाव का पर्चा भरेंगे उसमें एफिडेविट के साथ बताना होगा कि कहाँ तक पढ़े हैं और उनकी आमदनी क्या है। अब ये दो बातें ऐसी हैं, दो सच्चाइयाँ ऐसी हैं जिनको बताना आत्मघाती होता प्रशांत किशोर के लिए। तो क्या किया उन्होंने? चुनाव मैदान से भाग गए। पहले घोषणा करते रहे कि हम विकल्प हैं, हम सरकार बनाएंगे। फिर कहे या तो फर्श पर या तो अर्श पर, या तो हम 10 सीट के नीचे हो जाएंगे या फिर हम 150 के ऊपर आएंगे, सरकार बनाएंगे अकेले। फिर उसके बाद जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आने लगा
तो उन्होंने कहा कि हमारे जो भी विधायक जीतेंगे उनको हम छूट दे देंगे कि वो जहाँ जाना चाहें चले जाएं। और अब कह रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं किसको कहाँ जाना है नहीं जाना है, वो अपने आप तय करें। तो खुद चुनाव मैदान से भाग गए। तो दो कारण थे। पहला कारण मैंने बताया कि आमदनी और शिक्षा, इसके बारे में बताना पड़ता। और दूसरा कारण उनको समझ में आ गया कि उनके लिए जमानत बचाना भी मुश्किल होगा, जीतना तो छोड़ दीजिए। तो वो राजनीति में बिहार विधानसभा में एक विधायक के रूप में काम करने के लिए तो आए नहीं थे। उनके सपने तो बहुत बड़े थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनाएंगे, किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे। ये दोनों होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब प्रशांत किशोर जानते हैं कि सेफोलॉजी कैसे होती है, सर्वे कैसे होता है। अब आप देखिए जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है युवाओं में 18% युवा उनको पसंद करते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस 18% का 28% दलित वर्ग के लोगों का है। अब इससे ज़्यादा हास्यास्पद कोई बात हो सकती है? प्रशांत किशोर का नाम भी दलित वर्ग में कितने लोग जानते होंगे बिहार के, ये भी बताना मुश्किल है। लेकिन उनको मालूम है कि कौन सी एजेंसी कब सर्वे कर रही है, उसके सर्वेयर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। वहाँ उनके लड़के पहुँचते हैं जो पेड हैं उनके, और कई साल से उनको बड़ी तनख्वाह देकर उन्होंने काम पर लगाया हुआ है। वो जाते हैं, वो प्रशांत किशोर के बारे में बोलते हैं, और नतीजा जब आता है सर्वे का तो प्रशांत किशोर को इतने % वोट मिल रहे हैं। कोई 8% बताता है, कोई 10%, कोई 15% वोट बताता है। और उनकी लोकप्रियता जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज़्यादा बताई जाती है, जिसका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे नैरेटिव बनाया जाता है। तो जो नैरेटिव बनाने की कला जानता है वो जीरो को हीरो बना सकता है, और वही प्रशांत किशोर ने अपने लिए किया है। और जितने इस सेफोलॉजी करने वाले हैं इन सब की सहानुभूति प्रशांत किशोर के साथ है। तो इसलिए जितना आता है उसमें भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। उनको किसी को महागठबंधन को नीचे करना है, किसी को बीजेपी और जेडीयू को नीचे करना है, तो उनके लिए विकल्प बचते हैं प्रशांत किशोर की, इनको बढ़ाओ। अब वो ये नहीं बताते कि प्रशांत किशोर को अगर इतने वोट मिल रहे हैं तो कहाँ से मिल रहे हैं। कौन ऐसे वोटर आ गए जो एक ऐसी पार्टी को जिसका कोई नामलेवा नहीं था इस चुनाव से पहले, वो उस पार्टी को वोट देने वाले हो गए। बिहार की राजनीति जिसके बारे में कहा जाता है कि जातियों में बटी हुई है, तो कौन सी जाति का समर्थन मिल गया प्रशांत किशोर को? उनको तो अपनी जाति का भी साथ नहीं मिल रहा है और न मिलेगा। एक फैक्टर होता है चुनाव में, कहा जाता है छोटी पार्टियों के लिए और ऐसे नेताओं के लिए वोट कटवा। दरअसल प्रशांत किशोर वोट कटवा भी नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तब आप देखेंगे कि उनके उम्मीदवारों को जो वोट मिले हैं वो उम्मीदवार की अपनी जो स्थिति है, उसका जो जनाधार है उस चुनाव क्षेत्र में, उसके कारण मिला है। उनकी पार्टी के कारण, उनके सिद्धांतों के कारण, प्रशांत किशोर के चेहरे के कारण, उनकी नीतियों के कारण, उसके कारण नहीं मिला है। अब ठीक है कि उनकी पार्टी है, चूंकि वो पार्टी के मालिक हैं, तो उनके खाते में जाएगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को इतने % वोट मिले, और वो वोट परसेंटेज सिंगल डिजिट में, लोअर सिंगल डिजिट में होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये ऐसी पार्टी है जिसकी कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो गई, और किसी और ने खत्म नहीं किया। कोई और तो खत्म करेगा 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले और पहला वोट पड़ने से पहले पार्टी के मालिक ने ही अपनी कहानी खत्म कर दी, बता दिया कि हमारा कुछ नहीं है, हम केवल जो है हमको पैसा मिल गया था जगह जगह से, विदेशों से बहुत पैसा मिला है। असल में क्या है, विदेशों में, देश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हर समय कोशिश करते हैं कि परिस्थिति बदले, जो यथास्थिति है वो बदले, नए लोग नए विचार लेकर आए तो उनके झांसे में आ जाते हैं। ये जैसे शेयर मार्केट में टिप देने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं कि इस शेयर में लगाइए 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना, 10 गुना हो जाएगा। वैसे ही ये बताते हैं कि हम जो है समाज बदल देंगे, राजनीति बदल देंगे। उस झांसे में लोग आ जाते हैं, पैसा लगा देते हैं। ईमानदारी का पैसा होता है, वो मेहनत की कमाई का पैसा होता है। इसी का फ़ायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने, खूब लूटा, दोनों हाथ से लूटा।
ऐसे ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स थे जिन्होंने अपनी कमाई का पैसा लगाया। आज वो ज़रूर ठगे गए महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को उनकी चिंता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ये देखा कि हमारा बिजनेस चल रहा है। प्रशांत किशोर हों या अरविंद केजरीवाल, इनके लिए राजनीति एक बिजनेस है, एक व्यापार है। वैसे तो बहुत सी पार्टियों के लिए है, लेकिन बहुत सी पार्टियां बिजनेस के साथ, व्यापार के साथ और भी काम करती हैं, लोगों के भले का भी काम करती हैं। अरविंद केजरीवाल को लगा कि भला करने की, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहने की ज़रूरत है। उस कला में अगर आप निपुण हैं तो आप जीतते रहेंगे। लेकिन उस कला की भी कलई खुलती है। 10-11 साल में कलई खुल गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से बाहर हो गए। अब फिर उनकी वापसी होगी मुझे तो नहीं लगता। बस अब पंजाब की देर है। पंजाब से बाहर होने का समय आ रहा है जल्दी ही। 2027 मार्च में जब नतीजों की घोषणा होगी पंजाब विधानसभा के, तब आपको पता चलेगा कि पंजाब से भी आम आदमी पार्टी का तंबू कनात उखड़ गया। और ये कोई कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया हो, बीजेपी ने किया हो, अकाली दल ने किया हो, उसके कारण नहीं है। उनकी अपनी करनी से, उनके अपने दुष्कर्मों के कारण वो पार्टी खत्म हो रही है पंजाब में। क्योंकि उनका लक्ष्य लोगों की सेवा करना नहीं, राजनीति में कुछ बदलाव करना नहीं, कुछ नया करना नहीं, जो पार्टियां पहले से थीं जिनकी आलोचना करके आए उनसे कुछ बेहतर करना नहीं, लूटना है। कितना लूट सकते हैं, लूटने के नए नए तरीके खोजो। तो लिकर पॉलिसी लाते हैं, दूसरी नीतियां लाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक लाते हैं, उसके नाम पर घोटाला करते हैं, क्लासरूम लाते हैं, उसके नाम पर होता है। तो लूटने के 100 नए तरीके, इसकी दुकान अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग खोल लें तो खूब चलेगी। लेकिन जनता जो है वो मौका देती है, लेकिन अनंत काल तक मौका नहीं देती है। वो आजमाती है, और आजमाती है जब तो थोड़ा लॉन्ग रोप देती है कि शायद गलती हो गई हो, भूल से हो गया हो, नासमझी में हो गया हो, एक और मौका दे दो। दिल्ली में वही हुआ, लेकिन पंजाब में एक और मौका नहीं मिलने वाला आम आदमी पार्टी को। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे। प्रशांत किशोर का ये पहला चुनाव था और आखिरी चुनाव। इसके बाद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की बात नहीं करेंगे। उनकी पार्टी का बोरिया बिस्तर बंध चुका है। केवल ट्रक में लदकर बिहार से बाहर जाना है, और वो 14 नवंबर के बाद हो जाएगा। दूसरी कहानी जो शुरू ही नहीं हो पा रही है, और वो देश की सबसे पुरानी पार्टी की कहानी, बल्कि उसके नेता की कहानी, उसके सबसे युवा नेता की कहानी, राहुल गांधी की। राहुल गांधी राजनीति में आए, चुनावी राजनीति में 2004 में पहला चुनाव जीते, अमेठी से जीते, उत्तर प्रदेश के अमेठी से। तब से लगातार एक चुनाव जो है 2019 का वो हारे अमेठी से, लेकिन फिर जाकर जो है केरल के वायनाड से जीते। मुस्लिम बहुल इलाके में चले गए, उनको लगा कि मुसलमान ही उनको वोट दे सकते हैं, उन्हीं पर भरोसा था, तो वहाँ चले गए। और वहाँ साथ लिया पीएफआई और एसडीपीआई का, कि ये जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी तत्व हैं, ये हमको अपना नेता मानते हैं, ये हमको वोट देंगे और दिलवाएंगे। तो वायनाड से जीत गए। वो सीट खाली की तो फिर अपनी बहन के लिए खाली कर दिया, बहन ने भी उन्हीं लोगों का समर्थन लिया। अब राहुल गांधी को चुनावी राजनीति में आए हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में बिहार में ये 5वां विधानसभा चुनाव है। वो 2004 में आए, 2005 में पहला चुनाव हुआ। उनके आने के बाद, चुनाव तो पहले भी होता रहा है, उनके आने के बाद की बात कर रहा हूँ। 2010 में दूसरा हुआ, 2015 में तीसरा हुआ, 2020 में चौथा हुआ, और 2025 में 5वां चुनाव हो रहा है। आप कितना लंबा समय देंगे? कोई बैट्समैन जो है उसकी टेक्निक जांचने का, उसकी फॉर्म जांचने का एक समय होता है। सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्टर्स जो है एक समय देते हैं कि इतने समय में आप परफॉर्म करके दिखाइए। राहुल गांधी ऐसे बैट्समैन या बॉलर हैं जो लगातार परफॉर्मेंस के क्षेत्र में लगातार फेल हो रहे हैं, लेकिन उनको मौके पर मौका मिलता जा रहा है।
ये 5वां चुनाव है। पांच चुनाव, मतलब 5 से और 2025 यानी 20 साल। 20 साल में वो अपनी पार्टी नहीं खड़ी कर पाए बिहार में, जहां उनकी पार्टी का 1989 तक एक छत्र राज्य था। बीच में जनता पार्टी का समय छोड़ दीजिए और 1-1.5 साल का समृद्ध सरकारों का, तो 1947 से लगातार और 1952 से भी लगातार उनकी पार्टी का 1989 तक राज था बिहार में। सबसे बड़ी पार्टी थी। उस पार्टी की दशा ये है कि इस चुनाव में वो सिंगल डिजिट में जाने वाली है, उसके विधायकों की संख्या, उसके वोट का परसेंटेज भी। ये है राहुल गांधी की उपलब्धि। तो वो राहुल गांधी राजनीति में एक तरह से नॉन स्टार्टर साबित हुए हैं। कहीं किसी राज्य में किसी वजह से अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उसका श्रेय उनको देने के लिए पूरी पार्टी उमड़ पड़ती है, और जहां हार जाते हैं वहां कहा जाता है ना ना, राहुल गांधी से इसका मतलब नहीं, दूसरे लोगों ने हरवा दिया। दूसरे लोगों ने हरवा दिया, ये हो सकता है। फिर राहुल गांधी कर क्या रहे थे? पार्टी का जिम्मा उनके पास, अब तो संसदीय दल का जिम्मा भी उनके पास। पार्टी के वो नेता नहीं हैं, अध्यक्ष तो नहीं है, पार्टी के मालिक हैं। तो पार्टी के मालिक का अगर किसी कंपनी में घाटा हो, कंपनी खराब चले, उसके लिए मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो किसको ठहराएंगे? और मान लीजिए मालिक को नहीं जिम्मेदार मानते तो कर्मचारी जिम्मेदार होंगे जो जवाबदेह पदों पर है, तो उनके खिलाफ एक्शन हो। तो न तो उनके खिलाफ एक्शन होता है, न मालिक के खिलाफ कुछ होता है, आवाज़ उठती है। तो ये ऐसी कहानी है, भारतीय राजनीति की अनूठी कहानियां हैं ये दोनों। एक पार्टी जो शुरू होने से पहले खत्म हो गई, दूसरी पार्टी का नेता जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की, सबसे लंबे समय सत्ता में रही है देश में, उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता वो गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है। आगे ले जाने की बात दूसरी है। वो धक्का उक्का दे के थोड़ा दूर कहीं चला देते हैं तो वाह 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 होने लगती है, चल गई। फिर पता चलता है कि आगे फिर बंद हो गई क्या, रुक गई। तो गति के सिद्धांत से थोड़ी दूर धक्का दीजिए आप गाड़ी को तो थोड़ी दूर चल जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी। फ्रिक्शन का सिद्धांत काम करेगा, रुक जाएगी गाड़ी। वही हाल राहुल गांधी की राजनीति का है। ये ऐसी गाड़ी है जो चल ही नहीं पा रही है। इसको चलाने में पूरी कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, पूरा गांधी परिवार लगा हुआ है, देशी विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, दुनिया के तमाम एनजीओ लगे हुए हैं, और अब तो खुल्लम खुल्ला मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो जॉर्ज सोरोस की यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेकर आता है, उनकी संस्थाओं से ट्रेनिंग लेकर आता है और राहुल गांधी का गुणगान करता है। उसको लगता है कि हम बोलेंगे और राहुल गांधी को वोट मिलना शुरू हो जाएगा, पर ऐसा हो नहीं रहा है। इस देश का मतदाता, मैं बार बार कहता हूं, उसकी राजनीतिक समझ, उसकी सामान्य समझ, कॉमन सेंस पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा है। इसलिए इस देश का मतदाता, इस देश का सामान्य वर्ग का आदमी कभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहेगा। तो राहुल गांधी की कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। एक दिन उनको तय करना पड़ेगा कि अब बस हो गया, अब मैं धक्के से इस गाड़ी को नहीं चलवाने वाला। वो दिन कब आएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इन दो नेताओं की कहानी यही है। एक की शुरू होने से पहले खत्म हो गई, एक की शुरू ही नहीं हो पा रही है, और ये सिलसिला जो है चलता रहने वाला है। ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक वो सत्ता की लालसा बची हुई है, और लालसा क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उनके परिवार के लोग सत्ता में नहीं रहे। उनको समझ में आ गया कि सत्ता हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को याद आता है कुछ, उनको याद रहता है कुछ, तो अतीत, अपने परिवार का अतीत, कि हमारे पुरखों ने राज किया था भाई, सत्ता रही थी उनकी, इस देश पर हुकूमत की उन्होंने, इस देश में उनका बोलबाला था, मैं तो उन्हीं का वारिस हूं, तो मेरी कैसे नहीं सुनी जाएगी, मैं कैसे नहीं आगे बढ़ सकता? लेकिन वो समझ नहीं रहे कि परिस्थितियां बदल गई, समय बदल गया, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए योग्यता की जरूरत होती है।
परिवार का ठप्पा होना काफ़ी नहीं होता है। परिवार का ठप्पा होने से आप लाइन में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उससे आगे जाने के लिए आपको अपनी योग्यता, अपनी मेरिट पर आगे बढ़ना होता है, जो राहुल गांधी में कम से कम राजनीति के क्षेत्र में नहीं है, और किसी में हो तो मुझे मालूम नहीं है, हालांकि कभी दिखा नहीं। तो अगर आपको सत्ता का सुख बिना सत्ता में रहे भोगने को मिले, आपको पैसे की और किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं हो, आपने कभी नौकरी नहीं की, कभी बिजनेस नहीं किया, आपके खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, और आपको हर तरह की सुख सुविधा, जो लोग सत्ता में हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, उनके बराबर की सुविधा भोगने को मिल रहा है, तो आखिर आप राजनीति क्यों छोड़ेंगे? पार्टी हार गई, इसका नुकसान भोगते कार्यकर्ता, स्थानीय नेता। राहुल गांधी की सेहत पर क्या असर पड़ता है? वो तो पहले भी मौज कर रहे थे, चार्टर्ड प्लेन पे चलते थे, चलते रहेंगे, तो वो तो नहीं बदलने वाला। विदेश यात्रा करते थे, करते रहेंगे, दुनिया घूमते रहेंगे, चुनाव शुरू होगा विदेश चले जाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई 21 साल से राजनीति में हो, कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा हो, पार्टी को कितना बढ़ाया, छोड़िए बढ़ाने की बात, पार्टी को बढ़ाने के लिए किया क्या, कौन सा कदम उठाया, कौन सी कोशिश की, और किन लोगों को बढ़ाया आपने? ऐसे लोग जो कांग्रेस नाम की नाव को डुबोने का काम कर रहे हैं, जिस नाव में बैठे हैं उसमें लगातार छेद कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी इतनी शक्ति नहीं है कि इतनी जल्दी छेद कर पाएं, इतना बड़ा छेद कर पाएं कि नाव पूरी तरह से डूब जाए। तो उसी का शायद इंतज़ार है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।